देखिए वापस स्टार्ट करते हैं कि आपने यहाँ से माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट में लाइट जब ओ बिंदु से मिरर M1 तक गई तो उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में और M1 से वापस ओ बिंदु तक आने में जो टाइम लगा उसको आपने कैलकुलेट कर लिया, जो आपके पास T1 इक्वल टू ये आया। ठीक है, उसके बाद देखिए कि आपको ओ बिंदु से लाइट है वो वाई दिशा में भी जा रही है, कुछ वाई दिशा में भी उसका ट्रैवल हो रहा है। तो इसके बारे में आपको देखना है कि अब ओ पॉइंट से M2 तक जाने में और M2 से वापस ओ पॉइंट तक आने में जो टाइम लगा है उसको कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि ये दूरी समान है, ये L दूरी है तो ये भी L दूरी है, ये टोटल दूरी भी कितनी है, L है, ये दूरी भी L है और ये दूरी भी L है, छोटी दिख रही है बोर्ड पे अपने। ठीक है, ये टोटल दूरी L है। और अगर मान लो प्रकाश का वेग है या लाइट है वो यहाँ से जिस वेग से यहाँ तक गई है, ठीक है, उसमें भी टाइम समान लगना चाहिए क्योंकि दूरी सेम है। और अगर वेग जो यहाँ पे है वही वेग अगर अपने को यहाँ पे मिला तो दोनों का टाइम भी सेम आएगा। दूरी और वेग तो दोनों समान नहीं तो टाइम भी तो सेम आना चाहिए। तो वो कैलकुलेट करते हैं कि देखते हैं कि इन दोनों का वेग समान आता है कि नहीं आता, इन दोनों के अंदर जो टाइम लगा है वो समान आता है कि नहीं आता। तो अब मेरे को वाई दिशा में कैलकुलेट करना है। तो वाई दिशा में कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास वापस वही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। एक तो एक्स दिशा वाली Vx डैश इक्वल टू Vx माइनस कैपिटल V, और एक आपने की वाई दिशा में Vy डैश इक्वल टू स्मॉल Vy। ये मेरे पास गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है। अब देखिए हो क्या रहा है कि जब आप इस ओ पॉइंट पे देख रहे हो तो लाइट है वो सिर्फ वाई दिशा के अंदर ट्रैवल कर रही है, एक्स दिशा में उसका कोई कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ कौन सा है, वाई दिशा का कंपोनेंट है। ठीक है, यानी ये जितनी भी लाइट है ये एस डैश तंत्र में, किस निर्देश तंत्र में, एस डैश, एस डैश कौन सा आपका अर्थ है और एस कौन सा है, ईथर है। ये जितनी भी लाइट है ये एस डैश निर्देश तंत्र में सिर्फ वाई दिशा में ट्रैवल कर रही है, एक्स दिशा में इसका कोई ट्रैवल नहीं है। यानी वी वाई डैश तो है कुछ ना कुछ, वाई डैश में तो कुछ है, वी वाई डैश तो है लेकिन वी एक्स डैश नहीं है जब अपन इस दिशा की बात कर रहे हैं। ठीक है, सिर्फ वाई कंपोनेंट होगा। तो इस कंडीशन में वी एक्स डैश तो क्या हो जाएगा आपका, जीरो। तो पहली के अंदर क्या होगा, जीरो। इसको एक बार नीचे वाले को मिटाओ, वी एक्स डैश तो आपका क्या हो गया, जीरो। और एक्स क्या है, वी एक्स, एस निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग का एक्स कंपोनेंट, तो वो तो कुछ ना कुछ होगा ही क्योंकि लाइट है वो इधर से चल के आ रही थी तो उसका तो कुछ ना कुछ एक्स कंपोनेंट होगा। तो वी एक्स माइनस कैपिटल वी, यहाँ से वी एक्स इक्वल टू क्या आ जाता है, कैपिटल वी आ जाता है। ये आपकी पहली बात होगी। दूसरी आपकी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण है वाई दिशा के लिए। तो वाई दिशा के लिए आपको पता है वी वाई डैश इक्वल टू वी वाई होगा, यानी लाइट है उसका जो एस निर्देश तंत्र में वाई कंपोनेंट है, प्रकाश के वेग का एस निर्देश तंत्र में जो वाई कंपोनेंट है वही वाई कंपोनेंट एस डैश निर्देश तंत्र में भी होगा प्रकाश के वेग का। ये दो मेरे पास समीकरणें आ जाती है, ये तो एकदम सही है, इसके अंदर तो कोई छेड़छाड़ करने वाली बात नहीं। इसके अंदर अपने को तीन क्वांटिटी मिली थी, उसको आपको देखना था कि कौन सी है आपके पास कौन सी नहीं है। अब पहली और दोनों समीकरणों को, दोनों के LHS और RHS को मैं क्या कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ, स्क्वायर करके जोड़ देता हूँ, दोनों का वर्ग करके जोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, तो दोनों का वर्ग करके जोड़ूंगा तो मैं तो वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू वी वाई प्राइम। ठीक है, वी वाई प्राइम, ये जो इस साइड है इसको इस साइड रख लो, वी वाई इक्वल टू वी वाई प्राइम। ठीक है, इन दोनों को स्क्वायर करके RHS और LHS का एक साथ जोड़ दो, तो यहाँ पे वी वाई प्राइम की स्क्वायर प्लस कैपिटल वी की स्क्वायर। अब ये देखिए क्या समीकरण है ये आपके पास, एस निर्देश तंत्र में प्रकाश के वेग का एक्स घटक, प्राइम नहीं है ना इसके ऊपर, ये प्राइम वर्ड है इसके ऊपर, ना इसके ऊपर प्राइम है ना इसके ऊपर डैश है, डैश यानी प्राइम। ठीक है, तो प्रकाश के वेग का एस निर्देश तंत्र में एक्स घटक और प्रकाश के वेग का एस निर्देश तंत्र में वाई घटक। ठीक है, और दोनों का स्क्वायर कर रहा हूँ और दोनों को साथ में जोड़ रहा हूँ, तो दोनों के स्क्वायर को, दोनों के वेग को, एक्स दिशा वाले को और वाई दिशा वाले को। ठीक है, जेड दिशा का तो कोई इसमें है ही नहीं, सारी चीज़ें हो रही है वो एक्स और वाई समतल में चल रही है। अगर जेड कोई घटक होगा तो वो सामने बोर्ड से बाहर की तरफ होगा, जो कि अपने को कोई दिख नहीं रहा है। ऐसा प्रकाश ऐसा कोई है नहीं कि वो बोर्ड से बाहर ज़्यादा हो, या व्यतिकरण मापी से, इंटरफेरेंस से, या जो माइकलसन मोरेल एक्सपेरिमेंट है उसमें प्रकाश बाहर की तरफ ज़्यादा हो, यानी कोई जेड दिशा में जा रहे हो। ऐसे तो मेरे पास कोई है नहीं। तो लाइट है उसका एस निर्देश तंत्र में एक्स घटक प्लस लाइट के वेग का एस निर्देश तंत्र में वाई दिशा में घटक, दोनों के स्क्वायर को मैं जब जोड़ देता हूँ तो प्रकाश का कुल वेग आएगा कि नहीं आएगा एस निर्देश तंत्र में यानी ईथर में।
दोनों के स्क्वायर को जोड़ देता हूँ, दोनों के घटक को जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, दोनों प्रकाश के वेग का कुल वेग आ जाएगा, प्रकाश का कुल वेग। और कुल वेग किस फॉर्म में, उसके मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। भी दोनों को जोड़ूंगा x दिशा वाले घटक को और y दिशा वाले घटक को, तो कुल वेग आएगा कि नहीं आएगा। और कुल वेग किस हिसाब से आएगा, उसके परिमाण के हिसाब से आएगा, यानी एक तरह उसकी चाल आ रही है, प्रकाश के वेग की क्या आएगी, चाल आएगी। तो दोनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, c² आ जाएगा, जो ईथर माध्यम में प्रकाश की एक्चुअल चाल है, जो s निर्देश तंत्र में यानी ईथर में प्रकाश के वेग की प्रकाश की एक्चुअल चाल है, असली चाल है, वो कितनी है, c²। तो दोनों को जोड़ दिया। यहाँ से vy प्राइम इक्वल प्लस v², यहाँ से vy प्राइम को अगर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा, स्क्वायर भी अगर इसको हटा दूँ, ठीक है, तो कितना आएगा, c² माइनस v², स्क्वायर हटाऊंगा यहाँ से तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ये आ गया vy प्राइम, यानी लाइट है वो इस दिशा में, y डैश यानी s डैश निर्देश तंत्र में y दिशा में किस वेग से जा रही है, तो वो इस वेग से जा रही है, मेरे को ये निकालना था। अब वेग आ गया, अभी लाइट है वो यहाँ से यहाँ तक किस चाल से जा रही है, किस वेग से जा रही है, ठीक है। अब दूरी मेरे को पता ही है, तो समय निकल जाएगा क्या भी। तो लाइट है वो एक बार तो ऊपर गई है और एक बार नीचे गई है, तो इसको मैं बोल देता हूँ लाइट जब ऊपर गई तो T2a कितना होगा, कितनी दूरी तय की, L दूरी तय की, किस वेग से भी, c² माइनस v² वेग से। दूरी बटे चाल ना, दूरी बटे चाल, चाल ये थी, इस स्पीड से गया तो ऊपर, ठीक है। ये आ गया इसमें, ये तो ऊपर जाने का। अब नीचे आने वाले का बताओ, T2b वो कितना आएगा भी, दूरी बटे चाल। अब पिछली बार अपन ने जब x वाले में देखा था तो प्लस माइनस कुछ किया था, आपको याद हो, इसमें नहीं कर रहे, क्यों, क्योंकि ईथर है वो सिर्फ x दिशा में है, या जो अपनी धरती है वो सिर्फ x दिशा के अंदर जा रही है, और अपन बात करें y दिशा की, तो y दिशा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला दिशा का, ठीक है। वेग में जो परिवर्तन होता है वो सिर्फ x दिशा में होता है, गैलीलियन रूपांतरण के हिसाब से, y दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये तो साइन है वो दोनों के सेम रहेंगे, ठीक है, दोनों की एक्चुअल वैल्यू आएगी, जितना समय इसको ऊपर जाने मिलेगा उतना इसमें इसको नीचे आने मिलेगा। तो टोटल समय निकालें T2, तो कितना आ जाएगा, T2a प्लस T2b, दोनों को जोड़ देते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भी, 2l इंटू 1/√c² माइनस v²। यहाँ से c² कॉमन ले लो तो 2l इंटू 1/√c² कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस v²/c²। और जब ये c² बाद आएगा तो यहाँ से स्क्वायर हट के सीधा यहाँ पे c बचेगा, सीधा क्या बचेगा, c, ये अंदर वाला हट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या बचा, 1 माइनस v²/c², ये चीज़ बची। अब इसको मैं एक तरीके से और लिख सकता हूँ, इस अंडर रूट को हटा के मैं कुछ ये बोल सकता हूँ क्या, कि इसकी पावर 1/2 बोल सकता हूँ। और क्या कर सकता हूँ, क्या इस 1/2 को ऊपर ले जाऊँ तो -1/2 हो जाएगी, तो मैं यहाँ से उठा के इसको ऊपर ले गया। तो अब की बार जो है आपके पास टर्म है वो 1 माइनस v²/c² की पावर -1/2 होगी। वापस ये कौन सी टर्म आ गई, यही आ गई, 1 माइनस x की पावर n। खुलती कैसे है, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 x² 2 आगे वाले पद तो मैं लूँगा नहीं, सिर्फ ये दो पद चाहिए मेरे को शुरू वाले, क्योंकि आगे वाले पद का तो कोई महत्व ही नहीं है, क्योंकि c की पावर नीचे ज़्यादा हो जाएगी भाग में, तो आगे वाले पद काफ़ी छोटे आएंगे। मेरे को ये सिर्फ दो पद चाहिए, 1 प्लस n की पावर n इंटू x। तो देखिए 2l इंटू c इंटू 1 प्लस n कितना है, n कितना है, 1/2, ठीक है, माइनस का नहीं देखना, अब वो माइनस के अंदर ही आ गया एक तरीके से आपके पास, ठीक है ना। 1 प्लस 2 v²/c², ये कितना आ गया, v²/c², n इंटू x, x क्या है आपका, v²/c²। यहाँ तक क्लियर होगी आपको बात, इतनी बात क्लियर। ये आ गया आपका टोटल टाइम, प्रकाश को y दिशा में ऊपर और नीचे वापस आने में जो कुल टाइम लगा है वो आपका ये हो गया। उसको इस साइड वापस लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे ये c है, T2 हो गया आपका भाई 2l/c इंटू 1 प्लस v²/c², 2c² है वहाँ पे, देखो आगे बात समझ में। x दिशा वाला टाइम आ गया और y दिशा वाला टाइम आ गया। अब एक बात बताओ, कहीं से समान दिख रहा है क्या,
एक बात देखिए कि लाइट है वो एक्स दिशा में गई जब, तो उसको कितना टाइम लगा, ये टाइम लगा। और लाइट है जब वो वाई दिशा में गई तो उसको ये टाइम लगा, जबकि दूरी दोनों ही सेम थी, ये भी एल थी और ये भी एल थी। तो लाइट एक बार जाने में तो इतना टाइम लगा एक्स दिशा में, और वाई वाले में इतना टाइम लगा। कहीं से सेम तो मेरे को दिख नहीं रहा कि भाई ये सेम है, तो सेम नहीं है तो कुछ ना कुछ टाइम में अंतर है, वो मेरे को टाइम में अंतर निकालना होगा। तो वो टाइम के अंदर अंतर निकाल के देखते हैं। तो T1 माइनस T2 करता हूँ, डेल टी इक्वल टू T1 माइनस T2। T1 कितना है अभी आपका 2L/c, ठीक है। इसमें भी 2L/c है तो कॉमन आ जाएगा एक तरीके से, ठीक है ना। क्या बचेगा 1 प्लस v²/c² माइनस 1 माइनस v²/2c², इतनी चीज़ बचेगी। अब जब इसको आप क्या करोगे, सॉल्व करके देखोगे तो आपके पास एक वैल्यू आती है क्या, 2L/c। 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे क्या बचेगा v²/2c², किसका बचेगा, प्लस का बचेगा। जो आपके पास वैल्यू है वो किसकी बचेगी, प्लस की बचेगी। ये ज़्यादा है ना, ये कम है। तो देखिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या बचा v²L/c³। ये आपके पास आ गया टाइम के अंदर अंतर। अब सुनो मेरी बात, ये तो आपकी थी डेरिवेशन वाली बात की, डेरिवेशन में कहाँ तक करके आना आपको। अब एक बात देखिए, लाइट है ओ पॉइंट से यहाँ तक जाती है, और लाइट है ओ पॉइंट से वापस यहाँ तक जाती है। एक इसको पॉइंट बोल देता हूँ मैं M1 और इस पॉइंट को बोल देता हूँ M2। दूरी दोनों सेम है, ये भी L है तो ये भी L है। अब प्रकाश जब एक बार यहाँ से यहाँ तक गया तो उसको टाइम लगा T1, और यहाँ से यहाँ तक गया तो टाइम लगा T2, और T1 और T2 तो बराबर है नहीं। आपने अभी देखा उनके अंदर कुछ ना कुछ अंतर आ रहा है, T1 और T2 तो कहीं से भी बराबर नहीं दिख रहे आपको, ठीक है। तो हुआ क्या, दूरी तो सेम थी, यानी प्रकाश के वेग में कुछ ना कुछ अंतर था कि नहीं था, तभी तो टाइम कम ज़्यादा लग रहा है। प्रकाश के वेग में कुछ ना कुछ अंतर था जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा कम लग रहा है। अब होगा क्या, अगर मान लो ये वेग है, आप अगर नॉर्मल बात कंडीशन में सोचो, अगर आपके पास ये 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ऊपर भी कितनी ले ली आपने, 10 सेंटीमीटर ले ली। आगे बात समझ में, ओ पॉइंट से, ठीक है, ये M1 पॉइंट और ये M2। लाइट को एक बार यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा, मान लेते हैं 5 सेकंड, ये दूरी तय करने में, ये भी समान दूरी और ये भी समान दूरी, इसको लगा 5 सेकंड, ठीक है। और वापस आने में भी कितना लगा, 5 सेकंड, यानी कुल समय कितना लगा वापस यहाँ से यहाँ तक आने में, 10 सेकंड। और इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा अभी, मान लेते हैं 8 सेकंड। इसको कम टाइम लगा होगा, एक कोई भी हो सकता है, ये इसको ज़्यादा टाइम लगा, इसको कम टाइम लगा। तो भी 10 सेकंड बाद, ये 8 सेकंड बाद ये यहाँ पे आ जाएगी, और ये कितनी देर बाद आएगी, 10 सेकंड बाद। जब ये 10 सेकंड बाद यहाँ पे आएगी तो ये 2 सेकंड कुछ आगे चल चुकी होगी कि नहीं चल चुकी होगी, होगी कि नहीं होगी, ये आगे जाएगी कि नहीं जाएगी, जाएगी, ठीक है। ये 8 सेकंड बाद यहाँ से यहाँ तो पहुँच गई, तो ये जब यहाँ से यहाँ पहुँचेगी तो 2 सेकंड ये ज़्यादा चल चुकी होगी नीचे की साइड, ठीक है। यानी समय में अंतर होने के बाद, समय में अंतर होने के कारण इन दोनों के पथांतर में, इन दोनों के पथों में भी कुछ अंतर होगा, यानी इन दोनों के बीच में, दोनों तरंगों के बीच में, दोनों प्रकाश जो आपकी वेव है, दोनों भी प्रकाश तरंग है, जो प्रकाश आपके पास आगे जा रहा है, उनके पथों में कुछ ना कुछ अंतर आएगा। भी ये यहाँ पे आई है तो उससे पहले ये कुछ चल गई है, उनके बीच में क्या आएगा, कुछ ना कुछ पथांतर आएगा, कुछ ना कुछ क्या आएगा, पथांतर आएगा। और जब दो तरंगों के बीच में कुछ पथांतर होता है, ठीक है, तो आपको पता है वहाँ पे क्या होती है, कौन सी भौतिक घटना होती है, तो वहाँ पे आपको पता है व्यतिकरण होता है। क्या होता है, व्यतिकरण होता है। आपको वहाँ पे क्या मिलती है, फ्रिंजें मिलती है। क्या मिलती है, फ्रिंजें। यानी जब ये लाइट यहाँ पे आएगी, परावर्तित और पारगमित होकर जब ये लाइट यहाँ पे आएगी तो आपको कुछ ना कुछ क्या मिलेगी, फ्रिंजें मिलेगी। और फ्रिंजें भी कैसी, वर्ताकार फ्रिंजें मिलेगी। मान लो अगर आपके पास बीच में ये ब्राइट स्पॉट है तो इसके अलावा इसके बाद एक डार्क होगा, फिर वापस आपके पास क्या होगी, ये बीच में अगर आपको ब्राइट फ्रिंज मिली है तो इसके बाद एक डार्क होगी, फिर आपके बाद वापस इसको क्या मिलेगी, एक सर्कुलर ब्राइट मिलेगी इस साइड, फिर वापस इस साइड एक फ्रिंज मिलेगी, ठीक है। बीच में डार्क, बीच में सबसे क्या होगी, सबसे ज़्यादा ब्राइट स्पॉट होगा, उसके आगे डार्क, फिर उससे ज़्यादा ब्राइट, फिर उससे कम ब्राइट, फिर उससे कम ब्राइट। यानी आपको क्या मिलेगी, डार्क और ब्राइट की क्या मिलेगी, एक फ्रिंजें मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि दोनों के
समय में अंतर है, जिसके कारण दोनों तरंगों के पथों में भी अंतर आ जाता है। एक कुछ समय ज़्यादा लेती है कोई रास्ता तय करने में, दूसरी कम समय में आ जाती है। ठीक है, तो दोनों के मध्य पथांतर होता है, दोनों के मध्य पथांतर होगा तो दो कंडीशन बनती है, संपोषी व्यतिकरण की और विनाशी व्यतिकरण की। ये आप पढ़ के आए हो 12वीं में। दोनों कंडीशन में क्या बनेगी आपके पास, फ्रिंजें बनेगी, कौन कौन सी, डार्क और ब्राइट। इतनी बात क्लियर होगी। यानी यहाँ पे आपको क्या मिलता है, व्यतिकरण प्रारूप मिलता है या फ्रिंज प्रारूप मिलता है। इतनी बात क्लियर। तो वो पथांतर कितना होगा वो देखते हैं कि अब की बार हो क्या रहा है कि एक जो आपके पास लाइट है, ठीक है, दोनों के मध्य पथांतर है। ठीक है, दोनों के मध्य क्या है, पथांतर होगा। किस वजह से, क्योंकि दोनों के मध्य समय का भी अंतर है। यानी एक 10 सेकंड ले रही है और दूसरी 8 सेकंड ले रही है, तो दोनों के मध्य डेल्टा कितना होगा, 2 सेकंड होगा। यानी इस 2 सेकंड तक लाइट ज़्यादा चली है, 2 सेकंड तक लाइट ज़्यादा चली है, यानी 2 सेकंड तक कुछ ज़्यादा पथ तय किया है। और डेल एक्स कितना होगा, लाइट 2 सेकंड तक ज़्यादा चली है, डेल टी किस स्पीड से, सी स्पीड से। पथांतर यही होगा ना, कितने समय तक लाइट ज़्यादा चली है, वो पथों का अंतर होगा। आगे बात समझो। तो डेल एक्स इक्वल टू सी डेल टी आपके पास क्या आएगा, पथांतर का फॉर्मूला आ जाएगा। तो डेल एक्स इक्वल टू सी डेल टी कितना आया, सी इंटू डेल टी कितना है आपके पास, वी स्क्वायर एल बाई सी क्यूब। यहाँ से आपके पास डेल एक्स कितना आ जाता है, वी स्क्वायर एल बाई सी स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ गया, पथांतर आ गया दोनों किरणों का, जिसकी वजह से क्या उत्पन्न होता है, व्यतिकरण प्रारूप उत्पन्न होता है, फ्रिंजें बनती हैं। इतनी बात क्लियर होगी आपको। ठीक है, अब फ्रिंजें बन गई तो क्या हो गया, अभी क्या चीज़ कर ली अपन ने, फ्रिंज बन गई तो एक तरीके से। ठीक है, फ्रिंज बनने से क्या यहाँ पे उत्पन्न हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ से क्या पता चल रहा है। तो इसके बाद देखिए एक्सपेरिमेंट अभी तक यहाँ तक पूरा नहीं होता, ये एक्सपेरिमेंट का पहला भाग है। उसके बाद क्या होता है वो चीज़ आपको देखनी होगा। क्या कि ये जितना भी आपके पास सिस्टम है, ये जितना भी आपके पास अपैरेटस है, ये जितना भी उपकरण है, ये कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, इसको अपने धरती पे रखा हुआ है, धरती पे मान लीजिए। लेकिन ये जितना भी सिस्टम हो रहा है, ये एक पारे के टैंक में रखा हुआ है। ये जितना भी उपकरण है, इसको एक टैंक बना के उसके अंदर पारा भरा हुआ है, और उस पारे के ऊपर इस उपकरण को अपन लगा रहे हैं। इस पारे के ऊपर ये उपकरण तैरेगा कि नहीं तैरेगा, क्योंकि डेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है, पारे की डेंसिटी, तो जितनी भी चीज़ होगी वो उसके ऊपर तैरेगी। ठीक है, तो ये उपकरण है, ये पारे के टैंक के ऊपर तैर रहा है। क्यों तैर रहा है, ताकि अपन किसी भी पॉइंट पे इस ओ बिंदु के सापेक्ष इस पूरे उपकरण को घुमा सकें, इस ओ बिंदु के सापेक्ष इस पूरे उपकरण को घुमा सकें, ताकि लाइट का एक तरीके से पाथ भी चेंज हो जाएगा। जो अगर मैं मान लेता हूँ कि ओ बिंदु के सापेक्ष मैंने इस उपकरण को 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दूंगा तो M1 कहाँ पे आ जाएगा, M2 की साइड, और M2 कहाँ आ जाएगा, इस साइड। मान लेते हैं कि मैंने क्या किया, इस पूरे दूरदर्शी को दूरदर्शी से टेलीस्कोप से देखा तो मेरे पास फ्रिंज प्रारूप प्राप्त हो रही थी। अब इन फ्रिंजों को मैं इस उपकरण को घुमा के देखना चाहता हूँ कि इस फ्रिंजों के मध्य कोई ना कोई परिवर्तन आता है कि नहीं आता। अगर फ्रिंजों के मध्य परिवर्तन आता है तो देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फ्रिंजों के मध्य पर कोई परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा वो देखना है मेरे को। तो देखिए, यहाँ से देखिए कि आपके पास ये चीज़ है। अब मैंने क्या किया, ओ बिंदु के सापेक्ष इस पूरे उपकरण को कितना घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। कितना घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। तो M1 कहाँ आ गया, यहाँ पे, और M2 कहाँ आ गया, इस साइड आ गया। मैंने वापस यही कैलकुलेशन वापस स्टार्ट की, यही वापस कैलकुलेशन स्टार्ट की, तो देखा कि पथांतर देखते हैं अब की बार कितना आएगा। अब की बार पथांतर देखता है कितना आएगा। पहली कंडीशन तक मेरा पथांतर आया अभी वी स्क्वायर एल बाई सी स्क्वायर, ये मेरा पथांतर आ गया। अब मैंने इस उपकरण को कितना डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री घुमा दिया। 90 डिग्री घुमाने से M1 की जगह M2 की जगह M1 आ गया और वापस वो कंडीशन हो गई। तो पिछली बार पथांतर ये आया, अब की बार वापस इतना ही पथांतर आएगा, भी कुछ चेंज थोड़ी होगा। ये M1 इस साइड आ जाएगा, M2 इस साइड आ जाएगा, X और Y की दिशा बदलेगी। वापस कैलकुलेशन करोगे तो इतना ही आएगा। वापस कैलकुलेशन करोगे तो पथांतर कितना आता है, वापस इतना ही आता है। डेल एक्स इक्वल टू वी स्क्वायर एल बाई सी स्क्वायर, वापस इतना ही पथांतर आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम। यानी कुल पथांतर हो गया 2 डेल एक्स। इन दोनों को जोड़ोगे तो 2 डेल एक्स कितना आया,
2v² L/c²। ये मेरा कुल पथांतर आ गया। ये क्या आ गया? मेरा कुल पथांतर आ गया। ठीक है, अगर मान लो आपको फ्रिंज गिननी है, ठीक है, ये कि मेरा क्या आ गया? कुल पथांतर आ गया इतनी बात करने से। अब एक बात देखिए कि मेरे को अगर पता है कि इसके अंदर कितनी फ्रिंजें बनती है, ठीक है, कितनी फ्रिंज इसके अंदर चेंज हुई है, कितनी फ्रिंज बन रही है, ठीक है, पहले कितनी फ्रिंज बनी है, अब की बार कितनी फ्रिंज बन रही है, या आप इतना ही समझिए एक बार, ठीक है, ज़्यादा इसके अंदर कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना आपको। इसमें देखिए कुल पथांतर ये आ गया, पहली बार इतना आया, दूसरी बार भी इतना आया, टोटल इतना आ गया। अब एक बात बताओ कि पहले जो आपकी फ्रिंज बन रही थी वो बीच में सबसे ब्राइट थी, बाद में यहाँ पे डार्क, फिर थोड़ी कम ब्राइट, और इस साइड भी थोड़ी कम ब्राइट। इतनी बात क्लियर है? ये पहली बात है जब ये पथांतर था। मैंने 90 डिग्री इसको घुमा दिया। अब मैं ये देखना चाहता था क्यों घुमाया मैंने। बात ये है कि मैं इसको क्यों घुमाना चाहता हूँ, मैंने इसको क्यों घुमाया, ठीक है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अब मैंने जब इसको घुमा दिया तो इन फ्रिंजों के मध्य कुछ विस्थापन आता है कि नहीं आता। भी पथांतर तो मेरा उतना ही आएगा, पथांतर तो उतना ही आएगा, पथांतर तो लाख तरीके से उतना ही आ सकता है, पथांतर की कोई ज़रूरी थोड़ी है। पथांतर में तो 1000 मेरे पास, इसके पास यहाँ से जब लाइट गई है तो हज़ारों लाइट गई होगी, हज़ारों किरणें गई होगी, यहाँ से लाइट गई है तो हज़ारों किरणें गई होगी। एक प्रकाश की छोटो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है, एक वर्णीय प्रकाश होता है तो उसमें भी हज़ारों किरणें होती है, और उनके मध्य अलग अलग संपोषी व्यतिकरण होगा, अलग अलग विनाशी व्यतिकरण होगा। तो पथांतर तो लाख तरीके से सेम आ सकता है यहाँ से और उसमें भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि पथांतर तो सेम आ गया, ठीक है, दोनों कंडीशन में, जब 90 डिग्री घुमाया और जब 90 डिग्री नहीं घुमाया। मैं ये देखना चाहता था कि फ्रिंज है उनमें कुछ विस्थापन हुआ है कि नहीं हुआ। फ्रिंज पहले ब्राइट यहाँ पे थी तो फ्रिंज यहाँ से कुछ खिसक के इस साइड आई है कि नहीं आई, क्या बीच में ही रही है, ये देखना चाहता था मैं। क्या चाहता था? ये देखना चाहता था कि फ्रिंज में कुछ विस्थापन होता है कि 90 डिग्री घुमाने से। तो जब देखा तो फ्रिंज में तो कुछ विस्थापन नहीं हुआ। तो इसमें ये 2Δx है जो आपका कुल पथांतर है। एक तो 90 डिग्री से घुमाने से पहले इतना पथांतर था, 90 डिग्री घुमाने के बाद भी इतना पथांतर आया। कुल 90 डिग्री घुमाने से पथांतर था वो 2Δx = 2v² L/c² था, यानी पथांतर आया। उस पथांतर के कारण फ्रिंजें बनी। एक फ्रिंज तो भी इस वाले पथांतर के कारण बनी, कुछ फ्रिंज इस विस्थापन में भी बनी। 90 डिग्री घुमाने से पहले पथांतर ये था मेरे पास, ठीक है, उस टाइम कुछ फ्रिंजें बनी थी। 90 डिग्री घुमाने के बाद सेम पथांतर आया, उस टाइम भी कुछ फ्रिंजें बनी, सेम ही फ्रिंजें बनी, ठीक है, उतनी फ्रिंजें बनी। लेकिन मैं ये देखना चाहता था कि जो फ्रिंज पहले बनी थी उससे थोड़ा विस्थापित होकर बनी या बिल्कुल एग्जैक्ट उसके ऊपर बनी, ठीक है। इसी सेम पथांतर के लिए जो फ्रिंजों में विस्थापन हुआ या नहीं हुआ उसके लिए मेरे को देखना था। और फ्रिंजों में विस्थापन कौन सी फ्रिंजों में दिखेगा, डार्क वाली में दिखेगा या ब्राइट वाली में दिखेगा। ऑब्वियसली ब्राइट वाली फ्रिंजों में मेरे को विस्थापन देखने योग्य मिलेगा कि ब्राइट वाली फ्रिंज है वो कितना विस्थापित हुई है, इस वाले से इस वाले में कितना विस्थापित हुई है, क्योंकि पथांतर तो दोनों सेम है। अब बताओ मेरे को फ्रिंज में कुछ विस्थापन आपको देखने को मिला है कि नहीं मिला, ठीक है। तो उसके लिए देखो जो आपका 2Δx है पथांतर, वो संपोषी व्यतिकरण के लिए देखना चाहता हूँ मैं, ठीक है, ब्राइट फ्रिंजों के लिए। तो उसके लिए पथांतर किस कोटि का होगा? L कोटि का होगा, यानी आपका 2v² L/c² = L होगा। यानी यहाँ से n = क्या होगा? 2v² L/c² लैम्डा, ठीक है। और जब मैं इन सब के मान रखता हूँ, v के, l के, c के और लैम्डा के, इन सब के मान रखता हूँ। v की बात करें तो v आपका धरती का वेग है 30 किलोमीटर/सेकंड, 3 × 10⁴ मीटर/सेकंड। l जो है वो मेरी दूरी है। l को पहली बार आपको देखा गया कि l जो आपकी 11 सेंटीमीटर रखी गई थी, ठीक है, 11 मीटर एक्चुअली मैं पहले 11 सेंटीमीटर बोल चुका हूँ, ठीक है, सॉरी 11 मीटर, ठीक है, 11 सेंटीमीटर पिछले भी इसमें मैंने 11 सेंटीमीटर बोल दी, 11 मीटर रखी गई। c है जो आपका प्रकाश का वेग, और लैम्डा है वो 5890 एंगस्ट्रॉम रखी गई, 5890 × 10⁻−10 मीटर, ये इस कोटि की रखी गई। और जब इन सब के मान को रखा गया तो n का मान मेरे पास आया 0.37, यानी जो ब्राइट फ्रिंजों में विस्थापन है, यहाँ पे जो फ्रिंज बनी और यहाँ पे जो फ्रिंज बनी, उन दोनों फ्रिंजों के मध्य जो विस्थापन है, यानी पहली ब्राइट यहाँ पे थी इस वाले केस में, और जब इसमें जो बीच वाली ब्राइट बनी वो पीछे पहले वाली से थोड़ा विस्थापित होकर बनी। कितना? n = 0.37। ये कहता है कि इतनी कोटि की बननी चाहिए, इतना विस्थापन होना चाहिए, ठीक है। ये फॉर्मूले ये बताते हैं कि n है उसका मान 0.37 आ रहा है, यानी इसमें जो ब्राइट फ्रिंज थी उससे 0.37 गुना विस्थापित होकर ये वाली बनेगी, ब्राइट वाली। लेकिन जब माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें ये देखा गया कि जो विस्थापन है फ्रिंजों का वो बिल्कुल नहीं हुआ,
बिल्कुल भी नहीं हुआ। सभी उपकरणों की एक्यूरेसी चेक करते हुए भी देखा गया तो भी माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में जो फ्रिंजों में विस्थापन था वो 0 कोटि का मिला, बिल्कुल ही कम मिला। और जब डेल एक्स का मान 0 मिला, एन का मान 0 है तो एक तरीके से डेल एक्स का मान 0 हो जाता है। डेल एक्स का मान 0 है तो डेल एक्स इक्वल टू सी डेल टी होता है, ठीक है, जिसकी वजह से डेल टी का मान 0 हो जाता है। सी का मान तो 0 नहीं होगा, डेल टी का मान 0 होगा। और डेल टी का फॉर्मूला मेरे पास था v² L/c³। अब यहाँ पे एक बात बताओ, डेल टी का मान 0 है तो कौन सा मान 0 होगा? सी 0 होगा का नहीं होगा? एल नहीं होगा क्योंकि दूरी है। क्या चीज़ 0 होगी? v। यानी ईथर के फ्रेम में जो v वेग है, v क्या है? देखो ये ईथर है और इस ईथर में धरती है आपकी s डैश और ये s है, और ये जो v है ये धरती का वेग है। किस फ्रेम में? ईथर फ्रेम में। और ईथर फ्रेम में जो v वेग है धरती का वो कितना प्राप्त हो रहा है? मेरे को 0 प्राप्त हो रहा है। v जो है वो कितना प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त हो रहा है, 0 कोटि का प्राप्त हो रहा है। कितना प्राप्त हो रहा है? 0 कोटि प्राप्त हो रहा है, ठीक है। मेरे को मान मिल ही रहा, एक्चुअल कितना होता है? 30 किलोमीटर पर सेकंड होता है, लेकिन मेरे को तो नहीं मिल रहा। v का मान यहाँ से कितना आ रहा है? 0 आ रहा है मेरे पास तो, ठीक है, एक तरीके से। तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में धरती का वेग अपन नहीं निकाल पाए। उद्देश्य था मेरा ईथर के फ्रेम में धरती का वेग निकालना, जो मेरे पास नहीं आया, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आया, किसी भी तरीके से नहीं आया। इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग तरंग दैर्ध्यों के लिए किया गया, अलग अलग प्रकाश स्रोत लिए गए, अलग अलग ऋतुओं में किया गया। जैसे अगर आपकी अर्थ है, ये सन के अराउंड घूमती है, अगर सन को मैं ईथर का केंद्र मानूं, ईथर माध्यम का केंद्र मैं सन को मानूं, और इसके अराउंड अर्थ है वो चक्कर काट रही है, तो मान लेता हूँ कि भी इस पॉइंट पे जब मैंने प्रयोग किया तो मेरे पास वेग कितना आया? 0 आया। v कितना आया? 0 आया। भी देखा सन जब यहाँ पे था, अर्थ यहाँ पे थी, तो v तो 0 आ रहा है। तो अब की बार देखा कि मान लेते हैं दूसरी ऋतु के अंदर करके देखते हैं। जब यहाँ पे किया तो भी वही मान आ रहा था, जब यहाँ पे किया तो भी वही मान आ रहा था। भी यहाँ पे तो 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ये आगे जाती है। कितनी स्पीड से? 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, लेकिन अपने को दिख रही कितनी है? 0। तो जब ये यहाँ पे आएगी, सन के हिसाब से ये 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर अपन देखते हैं तो ये 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जानी चाहिए, लेकिन ईथर माध्यम के हिसाब से इसका वेग 0 आ रहा है। तो भी ईथर माध्यम के हिसाब से इसका वेग 0 आ रहा है और ये जा 30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से यहाँ रही है। तो माइकलसन ने सोचा कि जब ये इस पॉइंट पे आएगी तो ये पीछे की डायरेक्शन में जा रही है। 30 किलोमीटर पर सेकंड जब यहाँ पे इसका वेग था तो 0 बता रहा था, तो यहाँ पे 60 बताना चाहिए। उसने ये सोच ली, यहाँ पे तो 60 बताना चाहिए, यहाँ पे 30 किलोमीटर था फिर भी 0 बता रहा है, और अब तो दिशा विपरीत हो गई, अब तो 60 बताना चाहिए। लेकिन सभी साइंटिस्ट के जितने भी आपके प्रयोग किए गए सारे क्या हुए? विफल हुए, कोई सही नहीं हुआ, ठीक है, कोई सा भी सही नहीं माना गया। सभी फ्रेम में धरती का वेग हर पॉइंट ऑफ व्यू से 0 की तरफ अग्रसर हुआ। इसके बाद आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिविटी की थ्योरी दी, उसमें उसने क्या कहा कि प्रकाश का वेग है वो हर माध्यम में समान रहता है। प्रकाश का वेग है वो हर माध्यम में समान रहता है, रिलेटिव नहीं होता। प्रकाश का वेग जो निर्वात में आप देख रहे हो ना, निर्वात की बात की जा रही है कि प्रकाश का वेग जो निर्वात में है, ये आप निर्वात में बैठे हो, ठीक है, आप कहाँ बैठे हो? निर्वात में बैठे हो, और आपने प्रकाश का वेग देखा यहाँ पे बैठ के, ठीक है, आपको मिला 3 × 10⁸ और जब आपका फ्रेंड था जो दौड़ने लगा किस स्पीड से? v स्पीड से, उसने इस पार्टिकल के वेग को देखा, तो इसने देखा तो इसका 3 × 10⁸ मिल जाता, लेकिन जब इसने देखा तो इसका वेग क्या कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा? बाकी सारी चीज़ों से, गैलीलियन वाली से, माइकलसन वाली से, वो तो ये कह रहे हैं भी अलग मिलेगा, सेम नहीं मिलेगा, लेकिन आइंस्टीन कहता है कि ये सारी चीज़ें हैं वो सेम रहेगी। आइंस्टीन ने किसको आधार माना कि भी प्रकाश का वेग सभी जगह समान रहेगा। निर्वात में प्रकाश का जो वेग है 3 × 10⁸ वो हर निर्देश तंत्र में समान रहता है, चाहे वो स्थिर हो, चाहे वो दौड़ रहा हो, चाहे वो कुछ ही कर रहा हो। आइंस्टीन ने थ्योरी दी, इससे काफ़ी चीज़ें हल हो रही थी। ऑप्टिक्स हल हो रही थी, ऑप्टिक्स की बहुत सारी घटनाएं हल हो रही थी, ठीक है। अब माध्यम में अगर प्रकाश की बात करोगे तो अलग होगा, भी प्रकाश का वेग अलग अलग माध्यम में अलग होगा, लेकिन आइंस्टीन ने जो अपनी रिलेटिव थ्योरी दी वो सिर्फ निर्वात के लिए दी कि निर्वात में आप अगर बैठे हो तो निर्वात में आप चाहे दौड़ रहे हो चाहे कुछ ही कर रहे हो, आपको निर्वात में वेग है वो प्रकाश का 3 × 10⁸ मिलेगा, माध्यम में अलग अलग होता जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने जो अपनी थ्योरी दी रिलेटिव, उससे काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो रही थी। ऑप्टिक्स जा रहा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लियर हो रहा था, विद्युत चुंबकीय वाला, मैक्सवेल की समीकरणें सही चल रही थी, सारी चीज़ें को ले रही थी। लेकिन जब अपन नॉर्मल मैकेनिक्स की बात करें, न्यूटन वाली के अंदर आ जाए
तो ये सारी चीज़ें एक तरीके से विफल हो रही थी, ये सारी चीज़ें नहीं जा रही थी। तो आइंस्टीन ने एक बार इसको कहा कि आप एक बार ये मेरी बात मानो कि ये जितनी भी घटनाएं होती है, चाहे वो मैकेनिक्स की हो चाहे ऑप्टिक्स की, उन सभी घटनाओं में प्रकाश का जो वेग है वह एक नियत राशि की तरह व्यवहार करेगा, उसका मान समान रहेगा। हाँ, गैलीलियन रूपांतरण है वो इसका पालन नहीं करता, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, कुछ और आएगा, ठीक है। ये गैलीलियन रूपांतरण के हिसाब से अपन इस तथ्य को नहीं नकार सकते कि प्रकाश का वेग एक नियत राशि है या नहीं है, ठीक है। इसी के साथ कुछ और भी सिद्धांत है ईथर कर्षण के भी, आपको मैंने सबसे पहले जो सिद्धांत बताए थे कि या तो कोई ऑब्जेक्ट है वो ईथर को घसीट रहा है या ईथर सही बैठा हुआ है, ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, ठीक है। तो अगर घसीट रहा है, ठीक है, पहले बोला कि घसीट रहा है, ठीक है, जो एक्चुअल गलत हो गया। उसके बाद लॉरेंज आए, लॉरेंज फिट्जजेराल्ड कॉन्सेंट्रेशन बताया, कॉन्ट्रैक्शन, उसमें भी कई सारी चीज़ें आई लेकिन उसको माना नहीं गया। फिर आइंस्टीन ने सीधी अपनी रिलेटिव थ्योरी की। आइंस्टीन ने कहा कि आपका जो प्रकाश का वेग है वह एक नियत राशि है और ईथर जैसे कोई प्रकृति नहीं है। ये बात चल रही है, जितनी भी ईथर वाली बात चल रही है सारी 19वीं शताब्दी की बात है, ठीक है, 1905 की 1920वीं शताब्दी की शुरुआत की बात है। अभी से कोई ऐसी कोई प्रकृति नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ तक थी। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो आइंस्टीन ने अपनी रिलेटिव थ्योरी दी जिसमें उसने ईथर को कोई परिकल्पित माध्यम नहीं माना और अपनी कुछ रिलेटिव थ्योरी अलग बताई, ठीक है।